नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण इसका अध्ययन करवाऊंगी। कल हमने इस चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, इसका इंट्रोडक्शन भी ले लिया था, तो हम इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिल चुकी है कि भाषा क्या होती है। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा के दो रूप मान्य होते हैं, कौन कौन से? लिखित और मौखिक। जब हम भाषा को लिखकर प्रकट करते हैं या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं, और जब बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, यानी मौखिक रूप कहते हैं। तो इस प्रकार भाषा के दो रूप मान्य हो गए, लिखित और मौखिक। अन्य भाषाएं भी अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती है, किंतु जो हिंदी है उसे हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब आप ये मैप देख रहे होंगे, हमारे सामने है भारत का मैप। तो इसमें जगह जगह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। पर्टिकुलर भारत की एक लैंग्वेज है हिंदी, लेकिन अलग अलग जो क्षेत्र है वहां पर अलग अलग तरीके की बोलियां बोली जाती हैं। तो बोली और भाषा में भी कल हमने अंतर समझा था कि भाषा होती है वह बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली होती है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो इस मैप के द्वारा हम यह समझेंगे कि भाषा और बोली का क्या मतलब है। अब देखिए, जैसे ये पूरे भारत है उसकी भाषा मानी जाती है हिंदी, लेकिन देखिए थोड़े से क्षेत्र में बोली जाती है कश्मीरी, थोड़े से क्षेत्र में बोली जाती है हिंदी, इधर पंजाब में बोली जाती है पंजाबी, इधर देखिए ये गुजरात में बोली जाती है गुजराती, यहाँ पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे सिंधी बोली जाती है, यहाँ देखिए बांग्लादेश, यहाँ बांग्ला बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, यहाँ पर देखिए तेलुगु, कर्नाटक, केरल की साइड तेलुगु, तमिल, केरल की साइड तमिल बोली जाती है और मलयालम बोली जाती है। इधर देखिए कन्नड़ और कोंकणी, इधर महाराष्ट्र में मराठी। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। नेपाल में नेपाली, असम में असमिया। तो इस प्रकार ये कुछ भाषाएं होती हैं, तो इनकी लिपियां भी अलग अलग होती है, क्योंकि भाषा अलग हुई तो उसको लिखने का तरीका भी अलग अलग हो गया। इधर देखिए, तो हम भाषाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। हिंदी देवनागरी, इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। सिंधी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और फारसी। सिंधी दो लिपियों में लिखी जाती है, तो देवनागरी और एक फारसी। मराठी की लिपि भी देवनागरी है, कोंकणी की लिपि भी देवनागरी है, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, नेपाली की लिपि भी देवनागरी है, संथाली की देवनागरी ओल चिक्की, डोगरी की देवनागरी, बोडो देवनागरी, मैथिली देवनागरी, कश्मीरी, फारसी, उर्दू, फारसी, उड़िया, उड़िया, बांग्ला, बांग्ला, असमिया, असमिया, तमिल, तमिल ब्राह्मी, तेलुगु, तेलुगु ब्राह्मी, मलयालम, वट्टाथायु, कन्नड़, कन्नड़ ब्राह्मी, मणिपुरी, मणिपुरी, पंजाबी, गुरमुखी, गुजराती, गुजराती। तो ये इस प्रकार कुछ भाषाओं की लिपियां हमारे समक्ष हैं, जो हमने अभी इसको पढ़ा है। आगे देखिए, हमने लिपियों के नाम पढ़े कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है, पर लिपि को भी हमें समझना होगा कि लिपि होती क्या है। अब मनुष्य ने बोलना तो सीख लिया, मौखिक रूप होता है भाषा का प्रारंभिक रूप, तो मनुष्य ने बोलना तो सीख लिया, परंतु उसको लिखना सीखने के लिए उसको कुछ चिन्ह काम में लिए गए। जैसे हमने पढ़ा स्वर, व्यंजन, ये सब क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। तो हमने लिपि को किससे लिखना, शब्दों को किससे लिखना सीखा? लिपि से। हमारे पास कोई पर्टिकुलर लिपि होगी, पर्टिकुलर व्याकरण होगा, कुछ चिन्ह होंगे, तभी हम अपने विचारों को प्रकट कर सकेंगे। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों को निश्चित किया गया है वे लिपि कहलाते हैं। तो आप इसके डेफिनेशन लिखेंगे कि भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों को काम में लिया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि को नाम दिया गया है देवनागरी। इसी तरह संसार की अनेक भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपियां होती हैं। इधर देखिए कुछ एक भाषाएं जिनकी लिपि पर्टिकुलर देवनागरी है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो और कोंकणी। इन 6 जो भाषाएं उनकी लिपियां कौन है? देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इधर नेक्स्ट देखिए,
कॉमन रूप से ये 5 ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपि है रोमन। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और इटालियन, इनकी लिपि है रोमन। अब आगे देखिए 4 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि अपने पास फारसी। एक तो उर्दू, एक फारसी, अरबी और कश्मीरी। तो इस प्रकार ये भाषाएं हैं जिनकी लिपियां हमने पढ़ी हैं। नेक्स्ट देखिए व्याकरण। अब मनुष्य ने बोलना सीख लिया, उसको लिखने के लिए लिपि भी मिल गई, पर अब व्याकरण के बिना वो शुद्ध लिखना कैसे सीख पाएगा। तो शब्दों को शुद्ध रूप से प्रकट करने के लिए, क्रम से प्रकट करने के लिए किसको काम में लिया जाने लग गया, व्याकरण। मनुष्य के पास लिपि से बने शब्द तो थे, लेकिन वह कई बार भाषा का प्रयोग इस प्रकार करता था कि अर्थ स्पष्ट नहीं होता था, क्योंकि भाषा व्यवस्थित नहीं थी। जैसे कमरे लटक रहे हैं पर्दे में। अब कमरे पर्दे में थोड़े ना लटके जाते हैं, कौन लटकते हैं, कमरे में पर्दे लटक रहे हैं। तो ये भाषा का व्यवस्थित रूप हो गया, है ना। गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ, है ना, तो सही लगता है। खरगोश को काटकर गाजर को खिलाओ, तो ये वाक्य अशुद्ध हो गया ना। तो इसी प्रकार से अगर हमें व्याकरण का सही नॉलेज नहीं होगा, तो हमारे द्वारा जो लिखित वाक्य होगा उनका सही जो स्पष्ट रूप है वो अगले वाले के सामने नहीं हो पाएगा, तो भाषा है वो अशुद्ध हो जाएगी। ठीक है। होटल खाएंगे आज खाना में, होटल खाएंगे आज खाना में। अब होटल को कोई नहीं खा सकता, क्या लिखना है, आज होटल में खाना खाएंगे। तो ये शब्द हैं वो व्यवस्थित हैं, तो इनको व्यवस्थित लिखना हमें किसने सिखाया, व्याकरण ने सिखाया। नेक्स्ट देखिए बेटा, शब्दों को सही क्रम में लिखने एवं भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए कुछ नियमों का निर्माण किया गया है, जिसे व्याकरण का नाम दिया गया। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाले शास्त्र को हम क्या कहते हैं, व्याकरण। अगर व्याकरण की डेफिनेशन आपको लिखनी आ जाए तो आपको लिखना है कि भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने को सिखाने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। आगे देखिए बेटा, अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान के द्वारा करता है, किसके द्वारा करता है, भाषा के द्वारा। भाषा, तो भाषा के द्वारा मनुष्य क्या कर सकता है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। विचारों को लिखित रूप के द्वारा लिखा जाता है, लिपि। लिपि के द्वारा हम अपने विचारों को लिखित रूप में प्रकट कर सकते हैं। भाषा को शुद्धता कौन प्रदान करता है, व्याकरण। व्याकरण यानी ग्रामर। किसी भी सब्जेक्ट में देख लो, जब तक अपने इंग्लिश में अपनी ग्रामर सही नहीं होगी तब तक हम इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भाषा के कितने रूप हैं, उनके नाम बताइए। भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। नेक्स्ट देखिए, लिपि किसे कहते हैं। अपने विचारों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए हम जो चिन्ह काम में लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। व्याकरण की क्या उपयोगिता है, तो अभी हमने पढ़ा था कि व्याकरण भाषा को शुद्ध लिखने, भाषा को शुद्ध बोलने और अपने विचारों को शुद्धता के साथ प्रकट करने के लिए जो शास्त्र काम में लिया जाता है तो उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण की क्या उपयोगिता हो गई, व्याकरण हमें शुद्ध बोलना सिखाता है, शुद्ध लिखना सिखाता है और अपने विचारों को शुद्धता के साथ प्रकट करना सिखाता है। नेक्स्ट देखो, भाषा से आप क्या समझते हैं, ये मौखिक प्रश्न है। तो भाषा हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है। नेक्स्ट देखिए, सोचकर बताइए कि यदि भाषा न होती तो हमारा जीवन कैसा होता।
अगर भाषा न होती तो हमारा जीवन नीरस हो जाता, हम अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाते और हम इंसान होते हुए भी मृत आत्मा की तरह रहते, गूंगे के समान रहते। अगर मान लो कोई गूंगा व्यक्ति होता है तो वो कितना तड़पता है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। तो अगर भाषा नहीं होती तो हमारा जीवन मृत्यु यानी मृत आत्मा के समान होता। आगे देखिए, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। भाषा विचारों को लिखने का साधन है, ये होगा रोम, क्योंकि बोलने और लिखने दोनों का साधन यानी विचारों को प्रकट करने का है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, राइट। नेक्स्ट देखिए, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, अपने को कुछ भाषा और कुछ लिपियां दी हैं, हमें इनको आपस में मिलाना है। देखिए भाषा अपने को दे रखी है अंग्रेजी, अंग्रेजी को हम मिलाते हैं रोमन से। अंग्रेजी को किससे मिलाया? रोमन से। नेक्स्ट देखिए हिंदी, इसको मिलाया हमने देवनागरी से। नेक्स्ट देखिए संस्कृत, संस्कृत को किससे मिलाया? देवनागरी से। नेक्स्ट देखो पंजाबी, इसको हमने किससे मिलाया? गुरमुखी से। नेक्स्ट देखिए उर्दू, इसको हमने किससे मिलाया? फारसी से। अब आगे देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कुछ अपने को वाक्य दे रखे हैं और नीचे कुछ विकल्प दे रखे हैं, इसमें से जो सही है उस पे हमें टिक लगाना है। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, भाषा साधन है विचारों को सुनने का, बात को कहने का, विचारों के आदान प्रदान का। तो अपना जो गया आंसर है वो सही है, विचारों के आदान प्रदान का। भाषा के कौन कौन से रूप मान्य हैं? लिखित और सांकेतिक, मौखिक और लिखित, मौखिक और कथित। तो इसका सेकंड है ख, मौखिक और लिखित। नेक्स्ट देखिए, भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। भाषा को शुद्धता कौन प्रदान करता है? व्याकरण प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, अपने को क्या दिया हुआ है कि जो लोग बोल नहीं सकते अर्थात गूंगे हैं, वे अपने विचारों और भावों को कैसे प्रकट करते हैं, यह जानने के लिए अपने शिक्षक और शिक्षकों को विद्यालय में कोशिश दिखाने का आयोजन करने के लिए कहिए। तो ये अपने एक छोटी सी अपने को बात बताई है कि किस तरीके से गूंगे व्यक्ति का जीवन है वो नीरस हो जाता है। तो एक मूवी थी, नाना पाटेकर की है शायद ये कोशिश मूवी, तो आप इसको देखिएगा बच्चों, इसमें आपको पता लगेगा कि बिना किसी भाषा के व्यक्ति कैसा हो जाता है। तो बच्चों ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो अब आपने ये जो पीडीएफ आएगी इसका वर्क अपनी कॉपीज में करके अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर को सेंड करिएगा, ठीक है। और टेस्ट के लिए भी इसको बेटा तैयार कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।